हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं के पी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल आप लोगों का पेपर है हिंदी 24 मार्च, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों लोगों का। तो इंटरमीडिएट की मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए हिंदी के इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके लिए, और आप लोगों की तैयारी जो है वो कहाँ तक पहुँची है वो आप लोग देखें। और मैंने जो कुछ टॉपिक जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं कि ये जो एग्ज़ाम में आएंगे, तो देखिए कहाँ तक कल पेपर है, आप देखेंगे स्वयं कि हमने जो बताया वो आया है कि नहीं आया है। बाकी आप इन टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग देखिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपने तैयारी जो है वो कहाँ तक की है, किस लेवल तक आपकी तैयारी है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है कल के एग्ज़ाम में और कहाँ तक ये प्लेटफॉर्म अपने आप को सही साबित कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं 24 मार्च हिंदी। गद्यांश आपका आता है और पद्यांश आता है। तो गद्यांश जो अब की आने वाला है, मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ है, तो जो आपका चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उससे आएगा। ठीक है, किसने लिखा हुआ है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा हुआ है। कौन सा? राष्ट्र का स्वरूप। पद्यांश में पवन दूतिका में जो चैप्टर है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया है, और इसमें बैठी खिन्ना की क्रूरता से, ये जो पद्यांश है ये हमने एक्सपेक्ट किया है कि आ सकता है। एग्जैक्ट तो मैं ये नहीं बता सकता हूं कि कौन सा पैसेज जो है वो आ जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये दो चैप्टर जो हैं आपके राष्ट्र का स्वरूप और पवन दूतिका, ये आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, जितने भी पैराग्राफ्स हैं आप लोग देख के जाइएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं साहित्यिक परिचय। इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर क्लियर होते हैं। तो देखिए कौन से साहित्यिक परिचय हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी आप लोगों ने तैयार किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो तैयार कर लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आप लोग तैयार कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद, इसको तैयार कीजिए। और मैथिली शरण गुप्त, ये जरूर तैयार कीजिए। 2 आप लोग जरूर तैयार कीजिए, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त जी को। और आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय जो है वो लिखना कैसे है कॉपी में। तो साहित्यिक परिचय जब भी आ जाएगा तो आप इंट्रोडक्टरी तो लिखना ही है, उसका इंट्रोडक्शन लिखना है पैराग्राफ बनाकर। और फिर साहित्यिक परिचय में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो परिचय तो पहली बात वो होता है। फिर कृतियाँ आप लोगों को कौन कौन सी उनकी कृतियाँ हैं, निबंध कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके उपन्यास कौन से हैं और कहानियाँ कौन कौन सी हैं, तो कृतियों में वो चीज़ आ जाती है। फिर तीसरी हेडिंग आपको देनी है साहित्यिक परिचय में, भाषा शैली। भाषा शैली उनकी कैसी है, खड़ी बोली है, ठीक है, विचार प्रधान है, कैसी है, तो वो आपको भाषा शैली में लिखना है। फिर आ जाता है हिंदी साहित्य में उनका स्थान क्या है, या कह सकते हैं उनका योगदान क्या है। ठीक, तो ये हेडिंग्स जो है वो साहित्यिक परिचय में आप लोगों को देनी है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो होती है आपकी वो ये होती है, इस प्रकार से कुछ होती है। ठीक, तो आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय करके, समझे। फिर यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स भी बना देना है, और इस पे यहाँ पे छोटी छोटी हेडिंग दे देनी है, जीवन परिचय, पॉइंट बनाकर जन्म डैश करके उनका जन्म कब हुआ, फिर यहाँ पे अगला पॉइंट जन्म स्थान डैश करके वो लिख दीजिए। तो इस प्रकार से बॉक्स बनाकर आइएगा, और पैराग्राफ शुरू करना है आपको जैसे किताब वगैरह में दिया होता है। तो लाइंस आप फिर पूरा अपना इंट्रोडक्टरी जो है, साहित्यिक परिचय जो है अपना दे दीजिए। फिर दूसरी हेडिंग यही कृतियां, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान योगदान, ऐसे लिख के आएंगे तो एग्जाम जो आपका एग्जामिनर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा और अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं संस्कृत। बहुत से बच्चों को समस्या है कि संस्कृत में क्या आएगा, तो हमने जो एक्सपेक्ट किया है वो गद्यांश और पद्यांश से। तो संस्कृत भाषाया महत्वम, ये जो आपका जो चैप्टर है तो उससे हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है। तो धनो अयम भारत देशा दृष्टेर विषया, ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है आपका इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी ये चैप्टर्स के जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो देख लीजिएगा आप लोग। दूसरा जो है वो महामना मालवीया, इसमें जो पैराग्राफ है आपका महामना स्वभाव एवासीत, तो ये जो है आपका पैराग्राफ ये देख लीजिएगा। ठीक, तो ये 2 चैप्टर जो हैं गद्यांश में संस्कृत के लिए वो इंपॉर्टेंट है। पद्यांश में अगर हम बात करें तो पहला जो चैप्टर है हमारा सुभाषित रत्नानी, इसके पैराग्राफ जो हैं सुखार्थिना कुतो सुखम, फिर जल बिंदु धनस्य चा, तो ये 2 पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं। और चैप्टर जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है सुभाषित रत्नानी। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा हिंदी व्याकरण, वो देख लेते हैं। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है आपका क्या पूछा जाएगा, रस, छंद और अलंकार।
रस में जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है करुण रस और हास्य रस। रस क्या होता है आप लोग जानते हैं, किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर, कोई भी काव्य है उसको पढ़कर या सुनकर या किसी दृश्य को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है वही रस कहलाता है। तो आप डिफिनीशन लिख सकते हैं करुण रस की कि किसी भी काव्य को पढ़कर या सुनकर या किसी दृश्य को देखकर मन में उत्पन्न शोक नामक स्थायी भाव को हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। ठीक, क्योंकि करुण का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, शोक होता है, और हास्य का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, हास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम डिफिनीशन लिख सकते हैं। फिर छंद में आ जाते हैं। छंद में इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, दोहा और चौपाई। तो दोहा जो है वो आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ठीक है, और जो चौपाई है वो सम्मात्रिक छंद है। चौपाई में कितने कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं होती हैं, और दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो 13 जो है वो प्रथम और तीसरे चरण में 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 होती हैं। फिर आते हैं अलंकार पे। अलंकार रूपक इंपॉर्टेंट है और उत्प्रेक्षा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रूपक की डिफिनीशन क्या होती है, उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान, यदि उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप बता दिया जाए और दोनों को क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, तो हम उसे ही क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी जाए वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो इन रस, छंद और अलंकार को कैसे लिखेंगे, आप डिफिनीशन तो लिखेंगे ही। ठीक है, डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल वो भी लिखना है आप लोगों को, परिभाषा और उदाहरण ये तो लिखने ही लिखने हैं। साथ में आप लोग स्पष्टीकरण जरूर लिखिए। ठीक है, स्पष्टीकरण आप लोग ऐड कर दीजिएगा इसमें। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है संधि। संधि में इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि है, संधि विच्छेद आप लोगों में पूछेगा। ठीक है, इति धन आदि, तो इत्यादि कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। सूर्योदय, सूर्य धन उदय। ठीक है, तो सूर्योदय इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र है, ठीक, स्वागतम है, स्वागतम में कौन सी हो जाएगी, तो ये भी यड़ संधि है। ठीक, सुधन आगतम। फिर विभक्ति, विभक्ति में आत्मने, ठीक है, आत्मनानि, आत्मना, नामना और नामने, ये जो विभक्ति हैं वो देख लीजिएगा। फिर शब्द युग्म अम्बुद और अम्बुज, इसके क्या अर्थ हैं। फिर अभिराम और अभिराम, इसके क्या अर्थ हैं, अलग अलग शब्द युग्म देखिए। फिर जलज और जलद, ठीक है। फिर अंश और अंशु, पंथ और पथ, ठीक है। एक पंथ में संप्रदाय होता है, दूसरा पथ मतलब रास्ता होता है। तो इस प्रकार से ये सारे जो शब्द युग्म हैं आप पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट आपका जो है वो है मुहावरे और लोकोक्तियां और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है, तो आवश्यकता से कम, ऊंट के मुंह में जीरा। नाक कटना मतलब बेइज्जती होना, ठीक। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। अंधे की लाठी मतलब सहारा होना, किसी का सहारा बनना। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसकी तुलना की जा सके क्या हो जाएगा, अतुलनीय। ना की जा सके तो अतुलनीय हो जाएगा। जिसका जन्म नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अज बोलते हैं। जिसे देखा ना जा सके अदृश्य होता है। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या होता है, अंतरिक्ष होता है। फिर जिसे जीता ना जा सके वो अजेय कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो है वाक्य शुद्ध। वाक्य शुद्ध करने को आ सकता है, ठीक। ये आप 2 नंबर में ये भी पूछा जाता है। तो कौन कौन से है, तुम कुर्सी पर बैठे हैं, ये होता है क्या, तुम कुर्सी पर बैठे हो, तो यहाँ पे ये वाक्य शुद्धि आपको करनी होगी। पुत्री पराया धन होता है नहीं, होती है, ठीक है। गंगा हिमालय पर से निकलती है, तो गंगा हिमालय पर से नहीं निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। वह चांद को देखता है, ठीक, वह चांद को नहीं देखता है, वह चांद देखता है, ठीक है। फिर है अतुल घर नहीं है, मतलब अतुल घर में नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ऐसे आपको वाक्य शुद्धि भी करनी है। कहानी जो खंड काव्य वगैरह हमारे होते हैं, तो पंचलाइट या बहादुर कोई एक तैयार कर लीजिएगा। आपका 100% श्योर हूं कि आ सकता है, यही आएगा, ठीक। पंचलाइट आप लोग तैयार कर लीजिए, मिलेगा ही मिलेगा। त्यागपथी और रसमथी कोई भी एक तैयार कर लीजिए, 100% आपको यहां से मिलने वाला है, ठीक है। तो आपके ये 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है पत्र लेखन और निबंध लेखन। पत्र लेखन जो है, शहर में कोई भी बीमारी, संक्रमण बीमारी फैली हुई है, ठीक, तो आपको नगर निगम को सूचित करना है
कि आपको ये संक्रमण के लिए, बचाव के लिए कुछ कार्य करे। तो इस पर पत्र लेखन आ सकता है पहला। सेकंड जो है वो बैंक पर आ सकता है, तो कुटीर उद्योग के लिए ऋण प्राप्ति के लिए अप्लाई करना है आपको, तो उस पर देख लीजिएगा। खाता खुलवाने के लिए बैंक में शाखा प्रबंधक को लिखना है, तो वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर निबंध लेखन में बेरोजगारी देख लीजिएगा, आतंकवाद जो है वो देख लीजिएगा, कोरोना वायरस इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो ये देख लीजिएगा, पर्यावरण प्रदूषण, ये निबंध लेखन आप सारे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट बहुविकल्पी में आप लोगों को बहुत दिक्कत रहती है, तो कुछ मैंने एक्सपेक्ट किया है, वन लाइनर फॉर्म में आप लोगों को याद करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुविकल्पी जो है आपके वो 10 नंबर मिलता है, चाहे वो पद्य हो चाहे वो गद्य हो, ठीक है। तो देखते हैं पहला पॉइंट जो है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य, तो निबंध है ये, तो किसी प्रकार से भी पूछ सकता है कि शिक्षा का उद्देश्य कौन सी विधा है, तो निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, तो ऐसे करके आप ऑप्शंस दिए होंगे, तो 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी बन सकते हैं इससे। और किसने लिखा है, तो संपूर्णानंद जी ने लिखा हुआ है, ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है एक। फिर प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लू लाल जी की रचना है। नेक्स्ट है पर्दा, पर्दा क्या है, किस विधा में है, तो कहानी है ये, ठीक, और यशपाल जी की है। फिर आवारा मसीहा किसने लिखी है, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी हुई है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखा हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कामायनी, कामायनी जो है वो एक महाकाव्य है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। झरना किसकी हैं दोनों रचनाएं, जयशंकर प्रसाद जी की हैं, और ये छायावादी युग के लेखक हैं, ठीक है। तो ये इसमें से 4 क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये जो हो गया छायावादी युग के कौन से लेखक हैं, ठीक, कामायनी जो है वो क्या है, महाकाव्य है कि खंड काव्य है, और झरना किसकी रचना है, कामायनी किसकी रचना है, तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तार सप्तक जो है उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो 1943 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर विनय पत्रिका जो है वो आपका क्या है, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। विनय पत्रिका किसमें लिखी हुई है, ब्रज भाषा में लिखी हुई है। किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, ठीक है। साकेत, साकेत किसने लिखी हुई है, तो मैथिली शरण गुप्त जी ने, ठीक। आर्ट वाले जो हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि साकेत की जो नायिका है, हीरोइन जो है वो कौन है, तो उर्मिला है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आर्ट वाले। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी हुई है, चंद्रवरदाई ने लिखा हुआ है, ठीक। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट है विद्यापति कवि है, किस काल के कवि हैं, तो आदिकाल के कवि हैं। फिर प्रेम माधुरी किसकी रचना है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। हुंकार किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। रसिक प्रिया किसकी है, केशवदास जी की है। फिर यामा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानते हैं यामा, तो किसकी है ये, महादेवी वर्मा जी की है। राम की शक्ति पूजा ये किसकी रचना है, तो ये है निराला जी की, सुमित्रा पंत जो है निराला जी अपने। फिर नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, ठीक। तो इसको याद करने के लिए क्या करना है आपको, श्रृंगार रस जो होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो क्वेश्चन जो है हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, तो रति से ही आप लोग ध्यान रखिएगा, रीतिकाल, ठीक है। तो श्रृंगार काल जो है वो हिंदी साहित्य के किस काल को, तो रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 10 नंबर आपके यहाँ से क्लियर होंगे, और आप लोग एक्सपेक्ट तो मैंने किया है यहीं से आना चाहिए, ठीक। बाकी आप लोग पढ़ के जाइए, पूरा वीडियो जो है वो दोबारा देखेगा अगर ना समझ में आए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्जाम के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा है कैसा नहीं है वीडियो, और जो चीज़ें हमने बताई हुई हैं आप लोग जब पेपर देके आएँ, अगर इसमें से कुछ भी आता है, ठीक है, अगर मैं सही हूँ, कुछ एक्सपेक्ट मैंने अच्छा किया हुआ है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये चीज़ आपके प्लेटफॉर्म से हमें मिली है, और ऐसे ही हम लोग फिर मोटिवेट होते रहेंगे आगे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।